हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। मैं नेमित चंद्यानी। आज हम जो अभी आपको संडे को टेस्ट हुआ है सीजीएल प्री का, आप जानते हैं कि वीआईपीएम एकेडमी में हर संडे को सीजीएल प्री का मॉक टेस्ट लगता है। जिसने अटेम्प्ट किया हो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया तो वो आगे से ध्यान रखे कि हर संडे को वीआईपीएम एकेडमी में ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगता है, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको अटेम्प्ट करा करें ताकि आपको आपकी तैयारी का पता चल सके कि आपकी तैयारी क्या चल रही है। तो आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं और हमारे सॉल्यूशन की जो अप्रोच होने वाली है वो होगी एग्जाम अप्रोच। यानी कि हम जो यहाँ सोल्व कर रहे हैं, हम ऐसे मान के सोल्व कर रहे हैं कि हम एग्जाम हॉल में ही इस पेपर को सोल्व कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हम कोई चीज है उसको बहुत ही कम समय में करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 3 सही 1/5 प्लस 3/5 को डिवाइड करना है 8/5 बटे 1 सही 1/8 डिवाइड करना है 5/8 प्लस 1/8 और डिवाइड 1/3। देखो एग्जाम में क्या अप्रोच होगी इसकी, बहुत ही ज्यादा जल्दी से हम एग्जाम में करने की कोशिश करेंगे कि गलत भी ना हो और जल्दी से कर ले। तो सबसे पहले तो एग्जाम में देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप। यहां से देखो कि 5 3 15 15 और 1 16/5, 16 और 3 19/5, 19/5 में भाग दोगे 8/5 का, तो नीचे 5 से 5 कट जाएगा और आपके आ जाएगा ऊपर 19/8। बस एग्जाम में इतना ही टाइम लेना है इसको सोल्व करने में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। कॉपी में सिर्फ पहला अक्षर जो लिखना है वो 19/8 लिखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, और नीचे क्या करोगे 8 और 1 8 और 9/5। पहले इसको सोल्व कर लो अंदर को। 1/8 में 3/8 का भाग दोगे तो क्या आएगा 3/8 आ जाएगा। 3/8 5 और 3 8/8, यानी यहाँ आ गया 1 और यहाँ पे 8 1 9/8। तो 9/8 में भाग दोगे 1 का तो क्या आएगा नीचे 9/8। 8 से 8 कट गया 19/9। बस दिस इज द एग्जाम अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे ज्यादा अगर टाइम ले रहे हो तो आप दूसरे क्वेश्चन के लिए भी टाइम नहीं छोड़ रहे। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा बहुत चीजें नहीं लिखनी, अपने ऊपर कैलकुलेशन करनी है माइंड में। ठीक है, यह था पहला क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिभुज एबीसी में कोण जो है 68 डिग्री है। यदि आई त्रिभुज का अंत केंद्र है तो कोण बीआईसी की माप ज्ञात करो। देखो कोई आपको त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। देखो हम समझाएंगे आराम से, लेकिन अप्रोच हमारी एग्जाम अप्रोच रहेगी। हम कोई भी चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं खींचने वाला। हम करेंगे कि अगर ये पेपर में आता है तो किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखो एबीसी आपको है। अब मैं यहाँ डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं एग्जाम में इसका डायग्राम भी आप बनाए, क्योंकि एक चीज डायरेक्ट होती है। अगर आपको एबीसी दिया जाए और इसमें कहीं भी आई दिया जाए मान लो, और ये हो इन सेंटर, ये जो इन सेंटर हो आपको कहीं भी आई दिया गया है, ये अगर आपका इन सेंटर है तो ये जो होता है ना, जैसे मान लो अब किसी भी एंगल को निकालना आपको, कोण बीआईसी जो है ना वो होता है 90 डिग्री प्लस a/2। कोण AIC जो होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस b/2। और कोण AIB ये जो होता है 90 डिग्री प्लस c/2। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम में डायरेक्ट। तो आपको पूछा BIC तो क्या होगा 90 डिग्री प्लस a/2, 90 डिग्री प्लस a/2 68/2। तो क्या आएगा 34 90 30 120 में 4 जोड़ा तो 124 डिग्री। 124 डिग्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब हमें एग्जाम में बस इतनी जल्दी से करना है इसको, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी। मैंने ये तीनों चीजें बता दी कि जब एक के सामने पूछे BIC पूछे तो 90 प्लस a/2, AIC पूछे तो 90 प्लस b/2 और AIB पूछे तो 90 प्लस c/2। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। पांचवी संख्या छठी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 अधिक है। छठी और सातवीं संख्याओं का औसत क्या है। देखो अब वही इसमें करना है आपको नॉर्मल। अब ये क्वेश्चन अपने आप में करे तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इसको छोटे से छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले। देखो आपको क्या दे रखा, 5 संख्याओं का औसत 39 दे रखा है, 5 का 39 आपको दे रखा है, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इनमें से कह रहा है कि टोटल 12 है नंबर, टोटल 12 नंबर्स का दे रखा है। ये 12 संख्याओं का औसत 39 है। अंतिम 5 जो लास्ट 5 है उनका एवरेज दे रखा है 35 और पहली 4 उनका एवरेज दे रखा है 40। तो बताओ कौन कौन सी बच गई। लास्ट की 5 ले ली, शुरू की 4 ले ली, तो पांचवी छठी और सातवीं संख्या बच गई। इनमें 3 संख्याएं जो बच गई वो कौन कौन सी है 5 6 और 7। पांचवी छठी और सातवीं संख्या बच गई। देखो अब कह रहा है कि पांचवी संख्या जो है छठी संख्या से 6 कम है, तो आप छठी संख्या को मान लो अक्स मान लो, तो पांचवी क्या हो जाएगी अक्स -6, 6 कम है पांचवी।
और सातवीं संख्या से 5 अधिक है, तो ये 5 ज्यादा है, तो ये x माइनस 6 है, तो सातवीं क्या होगी? 5 ज्यादा x माइनस 11। ये देखो, ये माइनस में 6, ये माइनस में 11, इसका मतलब पांचवी संख्या जो बड़ी है, और कितनी बड़ी है? 5 ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसका सम करें इन संख्याओं का, तो वो क्या आना चाहिए ये बताओ? इन तीनों संख्याओं का सम क्या आना चाहिए? तो हम यहां से देखेंगे, नॉर्मली इनका सम ये आना चाहिए था, मान लो कि इनका एवरेज 39 है, तो 39 गुणा 3, क्योंकि सबका एवरेज 39 है, तो 39 गुणा 3 आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ देखो, ये जो 5 संख्या गई ना, ये अपना पूरा एवरेज लेके नहीं गई। यानी कि 39 एवरेज का मतलब ये भी होता है कि अगर जैसे दो संख्या है, एक है 40 और एक 30, तो एवरेज हो गया उनका 70/2 यानी 35। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि दोनों 35-35 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई ज्यादा है तो दूसरी को कम होना पड़ेगा, मतलब दोनों मिलके आराम से बैलेंस करेगी। ये चीज है एवरेज का मतलब, अगर किसी ने ज्यादा लेके चली गई तो दूसरी वाली कम होगी, ये बात है। तो यहाँ देखो, ये 5 संख्या, ये मान लो कि अपने आप में 35-35-35 लेके चली गई, तो इन्होंने क्या किया कि अपने से 4 जो है ना, अपने एवरेज से 4 कम लेके गई, तो ये 4 इधर आएगा वो। और 5 संख्या है, एक 4 कम लेके गई, तो 5 संख्या कितना कम लेके गई? ये 20 कम लेके गई है, ये 20 कम लेके गई है। और ये 4 क्या हुई? एक एक ज्यादा ले गई, तो ये 4 ज्यादा ले गई। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि ये 4 ये ज्यादा ले गई, ये 20 कम लेके गई, तो 16 छोड़ गई, मतलब 16 कम लेके गई है कुल मिला के। तो ये 16 इनमें ऐड होगा, ये 16 इनके सम में ऐड होगा, तो ये क्या होगा? 39 को 3 से गुणा करो, 117, 117 और 16 133। और यहाँ क्या आ जाएगा? अक्स 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 3x माइनस 17, यहां से आ जाएगा 3x बराबर 150, अक्स बराबर 150/3 यानी कि 50। अक्स की वैल्यू आ गई 50। अब जो भी आपको पूछा है उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, जो भी आपको पूछा उसका जवाब दे सकते हैं। छठी और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात करो। छठी क्या है? अक्स, छठी संख्या क्या है? x, और सातवीं क्या है? x माइनस 11। तो 150 और x माइनस 11, 50 माइनस 11 मतलब 39, ऐड किया तो कितना आएगा? 50, 80 और 89, एवरेज निकालना है तो 2, तो 45 दूना तो 90 होता है, तो उसमें से 0.5 कम करना पड़ेगा, तो 44.5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस शुड बी द एग्जामिनेशन अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे जल्दी आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है, और इससे ज्यादा टाइम भी नहीं लेना। तो ये एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपके आए तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डीआई का हमेशा ही आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डीआई मतलब उसमें यूज होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, इन चीजों का आपको नॉलेज होगा तो आप डीआई का क्वेश्चन इजीली कर लोगे। देखो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, पाई चार्ट। अब 2015 में आइसक्रीम के स्वादों की लोकप्रियता को दर्शाया गया कि कौन सा आइसक्रीम के अलग अलग टाइप्स के स्वाद है, वेराइटीज आइसक्रीम्स के स्वाद की, है ना। इनमें ये इनका कौन सा ज्यादा लोकप्रिय बताया गया है कि वनीला को 16.5%, चॉकलेट 25.8% लोग पसंद करते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है 2015 में वनीला स्वाद की कुल बिक्री 3,300 रुपए है, तो चॉकलेट स्वाद के लिए कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। वनीला क्या है? वनीला है 16.5%, 16.5%, और 16.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3300। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, 3300/16। अब मेरे को पता है कि 16.5 का डबल होता है 33, तो सिर्फ यहाँ 2 से काट दिया इसको, मतलब 1% की वैल्यू मेरे आ गई 200, 1% की वैल्यू आ गई मेरे 200। अब पूछा है कि चॉकलेट स्वाद, चॉकलेट कितना है? 25.8%, तो मेरे को 25.8% की वैल्यू निकालनी है, तो 200 गुणा 25.8। अब यहाँ भी मैं बहुत चीजों को गुणा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 208 को 2 से गुणा करूंगा, तो 208 का डबल क्या होता है? 258 का डबल क्या होता है? 250 का डबल 500 होता है, और 8 का डबल 16 होता है, यानी 516। तो जिसमें मेरे को 516 दिख जाएगा ना आगे, वही मैं आंसर कर दूंगा। बस समझ रहे हो इस क्वेश्चन को? आपको एग्जाम में वो अप्रोच यूज करनी है कि जो क्वेश्चन है इजी वे में कम से कम समय में हो सके। घर पे आप चाहे जितना सीखो चीजों को, एक क्वेश्चन को 3-3 बार करो, 4-4 बार करो, पर एग्जाम में वो अप्रोच यूज करनी है। जब आप 3-4 बार करोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी शॉर्ट टेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 5√5 x क्यूब माइनस 3√3 y क्यूब में भाग दो आप √5 x माइनस √3y बराबर x² प्लस by² प्लस cxy, देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस b माइनस √15 c इज। तो इसकी वैल्यू याद कीजिए, ये c इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। देखो अब आप एलजेब्रा में एक फॉर्मूला जानते होंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस b, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर मैं a माइनस बी को नीचे ले आऊं, a माइनस बी को अगर मैं नीचे ले आऊं तो क्या होगा, क्योंकि वहां जो लाया गया है नीचे लाया गया है, अगर a माइनस बी को नीचे ले आया तो ये a माइनस बी नीचे हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल। इसका मतलब ये जो दिया गया आपको, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो हम तो इस क्वेश्चन से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी निकाल लेते हैं और फिर तुलना कर लेंगे कि कौन सी जगह क्या आएगा। तो वास्तव में ए क्या है आपका, √5 ए की वैल्यू क्या है, √5, बी की वैल्यू क्या है, √3y। ठीक है, और ये क्यूब है, इसी का क्यूब है, और ये इसी का क्यूब है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, इसका स्क्वायर आएगा 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर और प्लस ए बी, ए और बी को गुणा करो, √5 को √3 से गुणा किया तो √15 xy। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी बस डायरेक्ट। आपको यहां से कंपैरिजन कर लेना है, आपको यहां से तुलना कर लेनी है। ए की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो है ना वो ए है, ए क्या आ गया, x स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, तो ए क्या आ गया यहां से बताओ, आपके जो ए आ गया वो आ गया 5, वाई स्क्वायर के साथ जो है वो बी है, वाई स्क्वायर के साथ जो है बी, वो बी आ गया यहाँ से 3, और एक्स वाई के साथ जो है वो सी है, तो सी यहाँ से आ गया √15। ये वैल्यूज आपके पास आ गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा उनको रख दो। पूछा 3a, तो 3 गुणा ए की वैल्यू क्या आई 5, प्लस बी की वैल्यू क्या आई 3, माइनस √15, और सी की वैल्यू क्या आई √15। बस ये आ गया 15 प्लस 3 माइनस √15 गुणा √15 यानी यानी 15 केवल, तो 15 से 15 कट गया, 3 आ गया इसका आंसर। 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां फॉर्मूला मैंने लिख के बताया है, एग्जाम में डायरेक्ट ये भी माइंड में कैलकुलेट करना, सीधा लिखना है ए स्क्वायर यानी 5x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस √15 xy, और तुलना कर लेनी है ए के। ये भी साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो है ना इसी के साथ ही करते जाओ। जैसे ए 5 निकाल लिया तो 5 3 15, बी निकाल लिया 3 15 3 18, √15 गुणा किया तो 15, 18 माइनस 15 बराबर 3। ये करना आपको एग्जाम में। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, चलो देखो फिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले वाला कितने नंबर था 55, देखो 56 देखो, अब करेंगे हम 56 नंबर का क्वेश्चन। यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.50 रुपए, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। देखो ब्याज के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बस आपके सामने चैलेंज ये होता है कि आप कितनी जल्दी उसको कर पाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का मेथड अलग होता है जल्दी करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में क्या मेथड यूज करेंगे, देखो अब यहाँ भी मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि आप चाहे तो इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कैसे बना सकते हो और इजी करो तो कैसे कर सकते हो। देखो यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखो एक चीज होती है सिंपल इंटरेस्ट, एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कोई राशि है उसमें फिक्स कोई 10% मान लो हमने रख दी, तो 10% की ब्याज लग रहा है, और जो ब्याज लगता है वो सिर्फ राशि पर लगता है, यानी कि मूलधन पे लगता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल का इक्वल होता है, जो पहले साल का ब्याज है वही दूसरे साल का ब्याज है, वही तीसरे साल का, अगर दर सेम है तो। दर में हमने कोई बदलाव नहीं किया, मान लिया कि 10% की दर से है, तो हर साल का वो साधारण ब्याज जो बराबर होगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज लगता है वो मूलधन पे लगता है, और मूलधन तो हर बार इक्वल रहेगा, तो साधारण ब्याज इक्वल होगा। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज हर साल अलग अलग लगता है। क्यों लगता है अलग अलग, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज जो है ना मूलधन पे तो लगता ही है, उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जो ब्याज हमें प्राप्त हो गया, जैसे 1 साल का था मूलधन पे तो लग गया, और अब अगले साल जब होगा तो जब मूलधन पे तो लग जाएगा, उसके साथ जो ब्याज आएगा उस पर ब्याज लगेगा, वो होगा चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि जो साधारण ब्याज है वो हर साल का इक्वल होता है, मैंने कहा हर साल इक्वल अगर दर सेम है तो। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो यहां बोला जैसे 17% और 2 साल के लिए, तो साधारण ब्याज तो दोनों साल के लिए क्या होगा 17% और 17%, कुल मिला के 34% हो गया। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, पहली साल का तो 17% ही होगा, क्योंकि पहली साल तो सिर्फ मूलधन पे लगेगा, लेकिन अगली साल से क्या होना होगा, जो पहली साल का ब्याज प्राप्त था उसी पे भी लग जाएगा। तो दूसरी साल 17% तो लग जाएगा मूलधन पे, लेकिन इस 17 पे भी लगेगा 17%, जो 17 मिला उससे।
यहां से क्या आ जाएगा 2.89, 2.89। ठीक है, ये दूसरी साल का ब्याज लगेगा। अब बताओ टोटल कितना हुआ 34 प्लस 2.89%। अंतर कितने का आएगा? अंतर इसी का आएगा जो एक साल पे ब्याज लगा है, और उस ब्याज पे ब्याज की वैल्यू आपको 433.50 क्वेश्चन में गिवन है। उस ब्याज की वैल्यू आपको 433.50 क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो यहां से भी इसको और तरीका हो सकता है कि आप कैसे इजी करें। 433.50 वैल्यू किस चीज की है? 2.89 की है, क्योंकि ब्याज का अंतर है और अंतर 2.89 है। तो अब यहां बताओ क्या निकालूं मैं? निकालना तो मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन यहां मैं 34% ही निकाल दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब जो भी आएगा ना उसमें ये अंतर ही तो एक्स्ट्रा है, यानी मैं जो निकाल रहा हूँ साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ, और ये चक्रवृद्धि ब्याज जो एक्स्ट्रा है इसको ऐड कर दूंगा फाइनल। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 36.89% निकालने लग गया तो पॉइंट यानी कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो मैं यही निकाल लेता हूँ और उसमें 433.50 ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखो अब क्योंकि ये इजी है, मेरे को पता है कि ये 17 से कट जाएगा इजीली। देखो 17 से जैसे 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटा दिया, 17 से काटा 2, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 बार गया। यहाँ 17 दूनी 34, कितना बचा? 6 3 9, 9 के आगे आपने क्या उतारा? 3, तो 17 पंजे 85, फिर 8 5, 17 पंजे 85 और 0। अब ये देखो ये कैलकुलेट करना मेरे लिए आसान है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 255 को अगर आप 2 से गुणा करो तो 250 को करोगे तो 500, तो 510, 510 आ जाएगा। ये कहने का मतलब, या ऐसे करके देख लो, 0 5 दून 10 0 1, और 5 दून 10 1 11 को 1, 5 10 और 1 11, 2 दून 4 और 1 5, 5100 रुपये आ जाएगी मतलब इसकी वैल्यू। और आपके पास है ये आया 34% की वैल्यू, ये आया साधारण ब्याज, इसमें जो एक्स्ट्रा है वो ऐड कर दो, 433.50 आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5533.50। अगर यहाँ पे आप 36 की वैल्यू निकालने जाओगे 36.89 की, तो वो थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ 34 निकाला तो साधारण ब्याज निकाल लिया मैंने 2 साल का 34%, फिर उसमें मैंने ऐड कर दिया जो एक्स्ट्रा ब्याज था, क्योंकि ब्याज पर ब्याज ही तो चक्रवर्ती ब्याज था। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गिवन है आपको एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज है, ट्रिपेजियम है, तब पी और क्यू क्रम से बीडी और एसी के मध्य बिंदु है। ये जो पी और क्यू है ये क्या है? बीडी और एसी के मध्य बिंदु है, तथा ए बी और पी क्यू क्रम से 4 सेंटीमीटर, ए बी 4 और 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर। तो डीसी की वैल्यू याद कीजिए। देखो ट्रेपेजियम में एक चीज होती है, अगर इनके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल है, अगर इनके मिडिल पॉइंट को मिला दिया ना तो एक थ्योरम बन जाती है, और वो थ्योरम होती है डीसी माइनस ए बी बटे 2। मतलब जो ये भुजाएं है ना, ये इनका अंतर का आधा वो इक्वल होता है इनका मिडिल पॉइंट यानी पी क्यू। जो मिडिल है ना इनको मिलाने वाली रेखा के बराबर होता है। तो आपको डीसी पता करना है, डीसी पता करना है। ए बी आपको गिवन है, ए बी 4 गिवन है बटे 2, और पी क्यू है 3, तो डीसी माइनस 4 बराबर आ जाएगा 6, डीसी आ जाएगा 6 और 4 10। 10 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये थ्योरम आपको याद करनी है। अगर यहाँ बाहर अगर इनके इनके मिडिल पॉइंट को ऐड कर देता ना तो क्या होता है, इन दोनों का सम का आधा होता हो, दोनों भुजाओं के सम का आधा होता, और अगर अंदर जो डायगोनल है उनके मिडिल पॉइंट को मिला दिया तो वो उनका सम जो डिफरेंस है उसका आधा हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कटोरी में 6 मैंगो कैंडी, 3 गुआना कैंडी और 5 ऑरेंज कैंडी है। यादृच्छिक रूप से 2 कैंडी निकाले जाते हैं, निकाले गए किसी भी कैंडी के ऑरेंज फ्लेवर के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर नहीं होना चाहिए, 2 कैंडी निकाली जा रही है। देखो देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे आप? टोटल कितनी है? 6 मैंगो, 3 गुआना और 5 ऑरेंज, 6 3 9 और 5 14, 14 टोटल है। टोटल है आपके पास 14 कैंडी, उसमें से 2 निकाली जा रही है, 2 निकाली जा रही है, तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 14 में से 2 निकाली जा रही है, 14 C2। यानी इतने तरीकों से उनको निकाला जा सकता है, 14 C2 तरीकों से उनको निकाला जा सकता है। 14 में से अगर 2 निकालनी हो तो, लेकिन हमें क्या कंडीशन है कि किसी भी कैंडी के ऑरेंज फ्लेवर के नहीं होने की प्रायिकता याद कीजिए। ऑरेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी 2 होगी तो चलेगी। बाकी 2 कौन सी? 6 3 9, यानी 9 में से अगर मैं 2 निकाल लूँ, अब हो सकता है दोनों मैंगो आ जाए, हो सकता है दोनों गुआना आ जाए, हो सकता है एक मैंगो एक गुआना आ जाए, लेकिन आनी इनमें से चाहिए, सिर्फ ऑरेंज नहीं आनी चाहिए। तो मैं ऑरेंज वाली को हटा दूंगा। बाकी 9 में से 2 निकालना, तो 9 में से 2 निकालने के तरीके 9C2 9C2, और टोटल 14 में से 2 निकालने के तरीके 14C2। बस इसी को सोल्व करना स्टूडेंट्स। देखो
अब नीचे ऊपर 2 2 है तो मैं इस 2 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 9 गुणा 8 इसको 2 बार लिख लूँ, 14 गुणा 13 इसको लिख लूँ। बाकी स्टूडेंट्स हमने यूट्यूब पे प्रायिकता का सेशन किया है, उनमें हमने कार्ड से रिलेटेड या सी से रिलेटेड, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और पासे से रिलेटेड कई सारे टॉपिक हमने कवर किए, उसमें क्वेश्चंस भी कवर किए। अगर आप उसको पूरा देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए और अभी हमारी वीआईपीएम एकेडमी के यूट्यूब पे जाइए और उनमें उसको सर्च कीजिए और आप उनको देख सकते हैं। मैंने वहाँ समझाया भी है कि कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं और ये कैसे लेते हैं, ठीक है। अब जो कट रहा है उसको काट लो, क्या कटेगा, 4 बार और 7 बार, ऊपर आ गया 9 चौके 36 और 13 7 91, यही आपका आंसर हो जाएगा 36/91। 36/91 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। मेरे को लगता है ये समझ में आ गया होगा सबका। और ज़्यादा आप प्रायिकता के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं पूरा सेशन। अब देखो यदि एक 9 अंकों की संख्या 7 8 5 अक्स 3 6 7 8 वाई 72 से डिविजिबल है, विभाज्य है, तो अक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करो। देखो आपके सामने एक संख्या गिवन है, ये संख्या दी गई है, यह आपके सामने जो संख्या है 7 8 5 अक्स 3 6 7 8 और वाई, ये 72 से डिविजिबल है। तो डायरेक्ट आपको 72 की डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता, डायरेक्ट आप 72 का विभाज्य नियम नहीं पता, तो 72 को ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ लो जिनका विभाज्य नियम आप जानते हो, 9 और 8, 9 × 72। 9 का आप जानते हैं कि जो भी है संख्या उनके जो सम है उन संख्या का सम संख्या जो है उसके अंकों का जो योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं कि लास्ट के 3 अंक है ना वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं यही देख लेता हूं कि y मेरे पास क्या है, तो मैंने 8 से किया, 8 नाम 72, यहाँ 6 बचा, तो y यहाँ पे क्या है कि 8 से डिविजिबल हो जाए, 0 1 2 3 4, y मेरे 4 आ जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या आ जाए, 4 आ जाए बस, तभी होगी डिविजिबल ये, ठीक है। तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 4, y आ गया मेरे पास 4। अब देखो अक्स वही सम करना है आपको, सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो y तो आपके पास ऑलरेडी 4 आ गया, तो 8 4 12, 12 7 19, 19 और 6 25, 25 3 28। स्टूडेंट्स 9 की डिविजिबिलिटी में आपके ये भी होता है कि जहाँ पे 9 का मल्टीपल बने वहां से आप नया शुरू कर सकते हैं, जैसे 28 यहाँ पे बन गया तो यहाँ से आप 1 ले सकते हो, 27 में तो पूरा पूरा जाता है, 7 8 8 7 15 और 5 20, 20 और 1 21। अब 21 में फिर 9 से भाग दोगे तो बचेगा 3। अब बताओ यहाँ सम 3 आ रहा है, तो अक्स क्या हो, अक्स क्या हो कि डिविजिबल हो जाए 9 से, तो अक्स 6 आ जाए, अक्स अगर आपका 6 आ जाए तो ये 9 हो जाएगा, और 9 होगा डिविजिबल पूरा 9 से, और 6 के बाद में क्या आ सकता है, 15 आ सकता है, लेकिन अक्स तो एक अंक की संख्या, तो यहाँ पे एक ही अंक ले पाएंगे, तो अक्स की वैल्यू आ गई आपके 6 और वाई की वैल्यू आ गई 4, तो 6 - 4 क्या हो जाएगा बताओ, अक्स माइनस वाई पूछा, 6 - 4, 6 - 4 हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। सही बात है, दोनों की डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण सी बराबर 72 डिग्री है और कोण डी बराबर 28 डिग्री है, कोण ए और कोण बी के समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोण ए ओ बी का माप किया। देखो स्टूडेंट वैसे तो ये भी क्वेश्चन आसान है, पर मैं थोड़ा समझाने की दृष्टि से इसको लिख के बताता हूँ आपको। एक चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज मान लो स्टूडेंट्स, आप कोई सा भी, आपकी जो मर्जी हो कोई सा भी मान लो, ये मान लिया मैंने ए बी सी डी। अब यह सी और डी है जो आपका 28 और 72 दे रखा है, तो मैं कुछ इस तरह से लेता हूँ कि ये कोई 90 से बड़ा ना हो, ठीक है, क्योंकि ये 90 से बड़ा हो रहा है ऐसे, तो कुछ ऐसा मानते हैं, क्योंकि अपने को लगना भी तो चाहिए कि ये एंगल इतना है, कम से कम लगना तो चाहिए, रफ अपन अगर कच्चा चित्र भी बना रहे हैं तो कम से कम लगना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। इसमें कोण सी जो है ना, ये बी सी डी, सी आपका दे रखा है 72 डिग्री और डी आपका दे रखा है 28 डिग्री। आप चाहे तो इसको थोड़ा और ऐसा टेढ़ा बना सकते हैं ताकि और ज्यादा ये लगे कि इससे छोटा है, ठीक है। अब अगर कोण ओ और कोण ए और बी के समद्विभाजक जो है ओ पर मिलते हैं, ये क्या है, ओ पर मिल रहे हैं, ए और बी के समद्विभाजक, उनके एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो कोण ए और बी की वैल्यू याद कीजिए। तो ये बताओ चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री,
और सी और डी का योग कितना हो गया 72 और 28 100 डिग्री। तो ए और बी कितना बच जाएगा, ए और बी बच जाएगा 260 डिग्री। अब आपने देखा कि ए और बी तो 260 बच गया, लेकिन ए और बी से ये कैसे पता करूं मैं, लेकिन ये तो पता कर सकता हूं ये क्या है a/2 और ये क्या है b/2 और ये क्या है 180 डिग्री माइनस a/2 प्लस b/2। ठीक है, ये यही तो है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको मैं निकला चाहूं तो ये क्या लिख सकता हूं, ये क्या है 180 डिग्री माइनस a प्लस बी बटे 2। और स्टूडेंट्स a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास पता है 260, तो 260 बटे 2 क्या होगा 180 डिग्री माइनस 260 बटे 2 यानी 130। 180 डिग्री में से 130 गए तो 50 डिग्री जो है वो आ जाएगा आपके AOB, कोण AOB जो आपको पूछा है। आपको इंडिविजुअली ए और बी का पता नहीं है कि ए कितने डिग्री का है बी कितने डिग्री का, लेकिन इंडिविजुअली का यहाँ काम भी नहीं है। ठीक है, यहाँ सिर्फ इतने से हो रहा है कि दोनों के सम का आधा करना, अब कितना भी होगा एक दोनों का सम एक 260 है तो हो सकता है बी 50 डिग्री हो और एक 210 डिग्री, लेकिन उससे मतलब नहीं, ए प्लस बी का आधा तो हमेशा 130 डिग्री आएगा। ये करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि n भुजाओं वाले एक समबहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या करोगे, बिल्कुल आसान है। एक चीज आप पता ध्यान रखना कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण जो होता है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल जो एंगल होता है उनका सम जो 180 डिग्री होता है, यह आपको ध्यान रखना है। जैसे आप कहीं भी बना लो, ये आंतरिक एंगल तो ये इसका बाह्य कोण होता है, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये दे रखा है कि प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है, मतलब मान लिया कि आपने ये n है, या n तो इसकी भुजाएं हैं। ठीक है, चलो आप इसको मान लिया कि ये a है, तो इंटरनल एंगल क्या होगा 2a, क्योंकि दुगुना है और इसकी वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। यहां से 3a इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। मतलब इसका जो एक्सटर्नल एंगल है बाह्य कोण है वो 360, वो बाह्य कोण जो वो 60 डिग्री है। और आप जानते हो कि 360 अपॉन बाह्य जो कोण होता है बाह्य कोण, ये होता है भुजाएं। कितनी भुजाएं, ठीक है, तो 360 डिग्री बटे 60 डिग्री आपका आ रहा है, तो 6 भुजाएं, इसका आंसर हो जाएगा 6। यानी इसका इंटरनल एंगल कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए। अब इसका एक फॉर्मूला तो उससे आप वेरीफाई कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप वेरीफाई कर सकते हो कि भाई हाँ 120 है क्या। वो कैसे वेरीफाई करोगे, समबहुभुज का इंटरनल एंगल क्या होता है n-2 गुणा 180 बटा n। तो आपने n लिख दिया 6, तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 का 4 आ गया 180 बटा 6, 6 18 30 चौके 120। हाँ जी, आंतरिक कोण जो 120 डिग्री आ रहा है और जो बाह्य कोण है वो 60 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब बुझाई 6 ही है। ये वेरिफिकेशन के लिए था, बल्कि इसकी जरूरत नहीं थी, आपको तो सीधा करना था कि अगर आपके पास बाह्य कोण की वैल्यू आ गई 60 डिग्री तो 360 डिग्री में बाह्य कोण का भाग दे दोगे ना, वो उसमें जो भी पॉलीगन है उसमें उसकी बुझाई हो जाएगी, नंबर उसमें साइड्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। यदि x cos a माइनस वाई साइन ए बराबर 1 है और x साइन ए प्लस वाई cos a बराबर 4 है तो 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर की वैल्यू क्या कीजिए। अब ये भी बहुत आसान है, आपको इसको स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो जब मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा देखो x स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2x वाई कोस ए साइन आएगा। इसका स्क्वायर करूंगा x स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस 2x वाई कोस ए और साइन ए आएगा। जब दोनों को ऐड करूंगा तो जो माइनस 2x वाई कोस ए साइन ए और यहाँ पे प्लस 2x वाई कोस ए साइन ए वो कट जाएगा और आ जाएगा क्या मेरे पास x स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस x स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, ये होगा और वो कट जाएगा। जो माइनस 2ab था वो माइनस 2ab और प्लस 2ab आपस में कट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा मेरे पास। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको एक प्रॉपर्टी बताया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आप x को कॉमन ले लोगे तो क्या होगा x स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस x स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो x स्क्वायर ले लोगे अंदर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन लोगे y स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, वो भी 1 हो जाएगा, बराबर 16 और 1 17, ये आएगा।
अब आपको पूछा क्या है, 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 वाई स्क्वायर, मतलब इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो 289 आएगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 289। ठीक है, ऐसे करना है बस इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 16 बटे एक्स बराबर 8 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर कोई देख पा रहा है तो इसमें इजीली देख लेगा, बाकी बहुत ज़्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आपका होना चाहिए कि यार ये वैसा क्वेश्चन तो नहीं है जिससे x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर निकाले हम, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाले, x5 प्लस 1/x 5 निकाले, क्योंकि यहाँ 16 से 32 आने के लिए ना तो कोई स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ना कोई क्यूब कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कोई वैल्यू हो सकती है। वैल्यू हो सकती है तो मेरे माइंड में वैल्यू आ गई कि अगर 4 होगा, 4 होगा तो ये इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 4 प्लस 16 बटे 4 बराबर 8, इसका मतलब अक्स की वैल्यू 4 है तो वही यहाँ पे रखनी है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 32 बटा 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, 16 और 2 18, 16 और 2 18। बाकी मेथड क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर 8x हो, एक साइड लाओ, द्विघात समीकरण बन जाएगी, उससे या तो आप फैक्टर कर लो अगर आप कर पा रहे हो, क्योंकि x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, या फिर श्रीधराचार्य से इसका b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ जाएगा, तो ये वही हो जाएगा x इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन होगा। देखो इसकी हाइट जो है वो त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है और त्रिज्या 14 है, रेडियस अगर 14 है तो हाइट 6 सेंटीमीटर ज्यादा, तो क्या होगी 20। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर गिवन है 14 गुणा 14 और एच गिवन है 20, काट लो। अब यहाँ इसको कैलकुलेट करना तो कोशिश करोगे जो सबसे इजी कैलकुलेशन हो सके वो करूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं 14 को 22 से गुणा करके बैठ जाऊँ। देखो 14 को 2 से किया 28, 28 को 2 से किया 56, तो ये आ गया 560, 560 को 22 से करना, लास्ट का जीरो तो आ गया, 22 से 132, 132 का 2, 13 ले लिया, 22 पंजो 110, 110 और 13 123, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकाल रहे हैं इसलिए क्यूब आएगा, तो 12,320 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना था, बहुत ज्यादा समझाने वाली बात थी भी नहीं, ओनली फॉर्मूला यूज करना था। अब देखो यदि 120 को x% घटाने पर समान परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तो 210 का x% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना आपको। देखो 120 को x% घटाया है, ये आपके सामने लिखा है 120, इसको x% घटाऊंगा तो क्या बचेगा ये बताओ मेरे को। अगर मैंने इसको घटा दिया तो 120 में से x% घटा दिया तो ये क्या बचेगा 100 माइनस x बचेगा, ये इतना परसेंट बचेगा। उतना ही परिणाम होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर, 40 को x% बढ़ाए तो कितना हुआ 100 प्लस x बटा 100। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 100 से 100 कट गया, 40 थी 120 गुणा कर लो, 300 माइनस 3x इक्वल टू 100 प्लस x, 300 माइनस 100 200, 3x प्लस x इक्वल टू 4x, x क्या आ गया 200 बटे 4 बराबर 50, x की वैल्यू आ गई 50%, x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो आगे कर लो। ये बोला 210 का 50% 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम है। 210 का 50% क्या होगा, इसका 50% क्या होगा 105, यानी 50% का मतलब आधा ही तो हुआ, और 180 का 50 और 20 70% क्या होगा, 18 को 7 से गुणा करो 126, ये 105 है ये 126 है, तो ये 105 126 से कितना कम है, 105 126 से कितना कम है 21 कम है, और किससे 126 से पता करना तो 126 नीचे आ जाएगा, गुणा परसेंटेज में निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 21 का 6 बार 21 के 126, 100 बटा 6 डायरेक्ट याद होगा, जिसको याद हो कि 100 बटा 6 क्या होता है, 100 बटा 6 चाहिए तो इसको लिख दो 50 बटा 3, 16 3 48 और 2 50 बटा 3, या याद भी रख लो कि 100 बटा 6 यानी 1 बटा 6, 1 बटा 6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 से ही 2/3% की। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो 8%, 15% और 12% की 3 क्रमांक छूट के समतुल्य एकल छूट याद कीजिए। देखो पहले तो स्टूडेंट ये ध्यान रखो कि जो छूट होगी वो तीनों के सम से तो कम होगी, जो होगी वो कम होगी तीनों के सम, तो तीनों का सम क्या है 12 8 20 15 35, 35 से तो कम होगी, इसका मतलब ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है, अब सिर्फ आपके पास ये आंसर बचा है।
और आप भी अगर एग्जाम में जाना चाहे तो बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा कम भी नहीं होगी कि बिल्कुल 17 आ जाए, तो आप आंसर पे जा सकते हैं 31.184 पे। लेकिन समझाने की दृष्टि से चाहिए तो अब करना कैसे है, आप किसी को भी दो को पहले ले लो, दो की निकालो, आपको दिया जाए x परसेंट और y परसेंट की दो छूट जब दी जाए तो रियल में कितनी होती है टोटल, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ये होती है सक्सेसिव। ठीक है, तो पहले दो ले लो कोई से भी, क्योंकि जो इजी मेरे को लग रहा है 8 और 12, इसलिए पहले ले रहा हूँ दो, फिर जो भी आएगी वैल्यू उसको तीसरी के साथ कर लेंगे। 12 और 8 20 से क्या करोगे, 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 माइनस 8 गुणा 12 बटे 100, या तो ऐसे कर सकते हैं या 8 और 15 से भी कर सकते हैं। तो 12 और 8 20, ये क्या आ गया, 12 को 8 से गुणा किया तो क्या आएगा, 12 अंटे 96, 96 का मतलब क्या आया 0.96, ये आया। यहाँ से क्या आ गया, अब ये बैठा लो भाई, यही तो होता है 8 और 12 आपको दिया गया है, तो 12 और 8 20, 20 लिख लिया आपने, माइनस 12 अंटे 96, 96 बटे 100, 96 बटे 100, तो ये क्या बच गया 19.04 बच गया आपके, यही बचा। अब इसको ले लो 15 के साथ में, 19.04 को ले लो 15 के साथ में, तो आपको भी पता चल गया कि जा रहा तो अप्रोक्सीमेट 31 के पास में ही है, तो आंसर तो आपने पहले ही टिक कर दिया इसका, 19.04 प्लस 15 माइनस 19.04 गुणा 15 बटे 100, इसको कर लो बस, ये क्या आ गया 34.04, इसमें से भी कम करना है, मतलब एग्जैक्टली 31 के पास ही जाएगा। 15 60 का 0 6, 6 लिख दिया, 15 नाम है 135 का 5 लिख दिया, 13 लिख दिया, और 15 और 13 क्या होता है 28 लिख दिया। पॉइंट कितने के बाद में लगेगा, देखो दो तो ऑलरेडी है, दो इनके बाद लगेगा, तो 4 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 2.8560 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करना है आपको 2.8560, ठीक है। तो क्या आ गया 0, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ क्या बचा 3 बचा, 13 में 5 गए तो 8, यहाँ क्या बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में 8 गए तो 1, और यहाँ क्या बचा 3 बचा, 3 में 2 गए तो 1, और यहाँ 31.184, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई इसकी, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। आप ऑप्शन से देख के आंसर तो बहुत पहले ही कर सकते थे, ठीक है। अब देखो, अमित ने ए से बी तक 80 किलोमीटर पर घंटे की औसत से चाल से यात्रा की, उसने पहली 75% की दूरी 2/3 समय में था, शेष दूरी x किलोमीटर पर आवर से चाल से तय की, तो x की वैल्यू याद कीजिए। तो इसमें आपको एग्जैक्ट वो नहीं दे रखी कि कितनी डिस्टेंस है, तो आप अपने मन से जो भी डिस्टेंस मान सकते हो। अब टाइम क्या बोल रहा है 2/3 मान रहा है, 2/3 का मतलब होता है 2/3, इसका मतलब मैं टाइम ऐसा लूँ कि मेरे को कैलकुलेशन करने में ज़्यादा मिस्टेक ना आए, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल टाइम 3 आवर, टोटल मेरे को 3 आवर लगा, और पहली 75% दूरी तय कर ली मैंने 2 आवर में, और लास्ट की 25% दूरी है ना वो 1 आवर में तय करी, यही बोल रहा है क्वेश्चन। अब ये बताओ कि 80 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत स्पीड है, तो 3 घंटे में कितना चलेगा टोटल। यहाँ से मेरे को पता चल गया कि टोटल जो है 240 किलोमीटर है ना मेरी डिस्टेंस, उसकी 75% डिस्टेंस, उसकी 75% डिस्टेंस 240 की 75% क्या होती है, 240 की 75% का मतलब 3/4, 4 6 24, 180, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने 2 आवर में तय कर ली, और जो बाकी बची हुई डिस्टेंस तय करनी है मेरे को 240 में से 180 गए तो कितनी 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करनी है मेरे को सिर्फ 1 घंटे में, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करनी है 1 घंटे में 1 आवर में, तो स्पीड क्या होगी, यही होगी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इसी की वैल्यू पूछी, ये x किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा था, x की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। अब देखो नेक्स्ट, यदि a b 2 3 है तो 5a प्लस 3b 6a माइनस 2b का मान याद करो। देखो बहुत ही आसान है, a और b को 2 और 3 रख दो, एक की जगह 2 रख लो, क्योंकि ऊपर और नीचे जो है ना, मान लो कि इनको आप कुछ भी लो, है तो ये अनुपात, ये 2x या 3x है, लेकिन जो भी x होगा ना वो ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू आप 2 और 3 ही रख के सोल्व कर सकते हो। 2 रखा 5 दूनी 10, और 3 रखा 3 3 9, 10 और 9 19, 2 रखा 6 दूनी 12, 12 में से 6 गए तो 3 दूनी 6 गए तो 6, 19 और 6 इसका आंसर आ गया, 19 और 6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट 69, देखो इससे पहला 68, ठीक है। एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें से 10% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितने सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिलाएं। देखो 20 लीटर टोटल मिक्सर है, उसमें 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो 20 का 10% क्या होगा 2 लीटर, कहने का मतलब इसमें 2 लीटर जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी H2SO4 है, और 18 लीटर जो है बाकी जो भी है मात्रा है वो 18 लीटर है।
अब कह रहा है 25 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो इसमें कितने सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा शामिल करें। अब ये बताओ कि जो ये 18 लीटर, ये तो बाद में भी 18 ही रहेगा, क्योंकि जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनना चाहिए 25%, तो ये कितना रहना चाहिए, ये 75% रहना चाहिए। इसका मतलब 75% की वैल्यू होनी चाहिए 18 एक की, या आप चाहे तो पूरी 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 18/75 और गुणा 100 की निकालने के लिए 3 और 4, 3 6 18, 6 चौके 24, 24 लीटर पूरा मिक्सर होना चाहिए। तो शुरू में 20 लीटर है, 24 लीटर आप बना लोगे ना, तो उसमें 6 लीटर जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। तो पहले 2 लीटर है, 4 मतलब ऐड करना पड़ेगा, तो 24 में 6 हो जाएगा, मतलब हो गया 25%। तो 6 लीटर टोटल हो जाएगा लास्ट में। तो शुरू में 2 है, तो बचा कितना, मिलाएंगे कितना, मिलाएंगे 4 लीटर, मिलाएंगे 4 लीटर। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साइन थीटा, आप देखो बहुत आसान चीज है, इसमें तो करना ही क्या है, ये थीटा है आपका, साइन थीटा दे रखा है 4/5। तो साइन थीटा क्या होता है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से 25 - 16 का रूट 9, 9 का 3 आ गया, ठीक है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, 3 गुणा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा होगा 4/3। 5 कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा 3/5। अब ये तो सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक चीज है। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा 5/3। और कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा 3/4। देखो 3 से 3, 5 से 5, तो 4 - 3, ऊपर तो 1 बच गया, 3 से 3, 4 से 4, 5 - 3, नीचे 2 बच गया। तो इसका आंसर हो गया 1/2। भाई सब जानते होंगे कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। इसी चीजों से हमने इसको सोल्व किया है। अब देखो, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% से बढ़ा दी जाए, बी की आय 90% से बढ़ा दी जाए, तो उनकी संयुक्त आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यहाँ सिर्फ रेशियो से करना है इसको। ए की आय बी से 50%, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, यानी बी की यदि 2 है तो ए की 3 है। ए की कितनी बढ़ा रहे हैं 40%, बी की कितनी बढ़ा रहे हैं 90%। बस इसको इसी से करेंगे। देखो 40 थी 120, 9 दूनी 18, 180, और टोटल कितने पे बढ़ा रहे हैं 5 पे, कितना हो गया 300/5, यानी 60% इंक्रीमेंट हो गया। देखो बस इसको ऐसे करना, चाहे तो आप डेविएशन से कर सकते हैं, आपके हिसाब से कुछ भी मान लो। मान लो कि 40 ही मान ली, इसकी 40 मान लो, आपने कहा कि 40% बढ़ गई, डेविएशन से करना बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली में इसकी क्या बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई 50, 50 दूनी 100 ज्यादा बढ़ गई, 100 बढ़ गई 5 पे, तो 100/5 यानी 20। हमने 40 मानी थी लेकिन 20 एक्स्ट्रा आ रही है, तो 60%। किसी भी मेथड से कर सकते हो आप, डेविएशन से कर सकते हो, डेविएशन से इससे करो तो इससे, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल या बेसिक में नहीं जाना, बेसिक करेगा तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक आदमी को ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता और इसे 1000 रुपये अधिक में बेचता, तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या है, ये बताओ। वस्तु का जो आरंभिक मूल्य है वो क्या है। देखो स्टूडेंट्स, एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% लाभ में, मान लिया कि वस्तु जो थी 100 रुपए की थी। स्टूडेंट इसमें 10% का लाभ हुआ तो कितने में बेचा उसने, 110 में, ठीक है। ये बात एक है। अब दूसरी बात क्या है कि वो 20% कम में वस्तु खरीदता, यानी उसने 100 में खरीदी है। अब अगर वो 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 100 का 20% यानी 20 कम 80 में खरीदता। वो कह रहा है कि 1000 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। 80 की चीज है, इसको 40% लाभ पे बेचना है, तो 80 का 40% क्या होता है, 80 का 40%, 8 चौक 32, यानी 80 की चीज है, इसको 32 ऐड कर दो 112 में बेचता, हो गया 40% का लाभ यहाँ पे। तो ये इसका नया सीपी होता, ये न्यू सीपी होता, न्यू एसपी होता, और ये भी पुराना एसपी है। ये पुराना सीपी है, ये न्यू सीपी है, नया सीपी है, ठीक है। 1000 रुपये अधिक में बेचता, पहले 110 में बेच रहा है, अब 112 में बेच रहा है। यहाँ कितने ज्यादा में बेच रहा है, 2 ज्यादा में बेच रहा है। और इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 1000, 1 की वैल्यू 500। तो आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है, पहले वाला विक्रय मूल्य क्या है 110, आपको 110 की वैल्यू पता करनी है। तो 500 गुणा 110, 11 को 5 से किया 55 और 3 जीरो लगा दिया, बस 55,000 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 55,000 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि आप चाहे कुछ भी मानो इनको, आप इसके अलावा जो भी मेथड यूज करेंगे वो लंबा ही पड़ेगा। ये हमने शॉर्ट से शॉर्ट मेथड सिखाया आपको। आप चाहते हो कि ये कैसे सीखा आपने या कैसे कर पा रहे हैं आप,
आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम इससे रिलेटेड जो भी आप टॉपिक कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस पर वीडियो बना देंगे विथ शॉर्ट ट्रिक। हम जो करेंगे एग्जाम अप्रोच से ही सोल्व करेंगे कि एग्जाम में कम समय में कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। तो जिस भी आपको टॉपिक का चाहिए उसका कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि भाई ये टॉपिक हमें पढ़ाइए, तो हम कमेंट सेक्शन उसको पढ़ लेंगे, आपके कमेंट को लेंगे और उस टॉपिक भी वीडियो बना देंगे विथ शॉर्ट ट्रिक एंड एग्जाम अप्रोच। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हम ये जो एग्जाम का पेपर है ऐसे ही पेपर आते हैं, तो हम जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक निश्चित समय में एक धनराशि स्वयं से 5 गुना हो जाती है यदि ब्याज की दर 16% प्रतिवर्ष है, वह निश्चित समय क्या है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट से बता रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट से बोल नहीं रखा, तो सिंपल इंटरेस्ट से हम इसको मानेंगे। देखो स्वयं की 5 गुना हो जाती है, मतलब 1 थी तो 5 हो जाती है, राशि 1 थी 5 हो जाती है। बताओ ब्याज कितना लगा, 5 माइनस 1 4, क्योंकि खुद भी तो है उसमें, 5 गुना होने का मतलब है कि खुद प्लस उसमें 4 ऐड करेंगे, तो ब्याज कितना आया, ब्याज आया 4। अब आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT बटे 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो ब्याज कितना मिला 4, आपने मूलधन क्या माना 1, रेट आपको 16% गिवन है, टाइम आपको पता करना है और 100, 4 चौक 16, 4 से काटा 25, टाइम आपके आ गया 25 ईयर्स, 25 ईयर्स इसका आंसर हो गया। ठीक है देखो अब नेक्स्ट, ए बी से 2 गुना अच्छा कार्य करता है, एक साथ में 13 दिनों में एक कार्य खत्म कर देते हैं, ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। देखो ए जो है ना वो बी से 2 गुना कार्य कर रहा है, मतलब ए की एफिशिएंसी है ना बी से डबल है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। ठीक है, एक साथ में 13 दिनों में कार्य कर सकते हैं, दोनों को मिला के उनकी एफिशिएंसी क्या हुई, टोटल 3 हो गई, तो 3 एफिशिएंसी से वो 13 दिनों में कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल वर्क क्या है, 13 × 39, ये जो है ना ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। ठीक है, ये अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा, ये देखो दिन के 2 काम करता है और 39 काम है, तो 39 बटे 2 दिनों में पूरा कर देगा। 39 टोटल वर्क है और ये एक दिन के 2 एफिशिएंसी से काम करता है, तो कितने दिनों में पूरा कर देगा, ये आ जाएगा 19 दूना 38 और 1 39 बटे 2, यही है 39 बटे 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19 सही 1 बटे 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नीचे प्रेक्षणों का एक समूह दिया गया है, आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें माध्यिका निकालनी है, तो मैं सबसे पहले इसको क्या करता है, क्योंकि माध्यिका निकालनी है बार बार काउंट करूंगा तो उससे बढ़िया कि मैं पहले इनको माध्यिका निकालने के हम अवरोही क्रम या बढ़ते क्रम में ऑर्डर लिखते हैं उनको, तो इनको मैं ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में लिख लेता हूँ। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इनमें 42, उसके बाद 42 के बाद 48, 48 के बाद जो लिख दी उसको काटते जाओ, 48 के बाद 50, 50 के बाद 52, 52 के बाद 58, 58 के बाद 62, और 62 देखो 2 बार है, उसके बाद 72, 80 और 96, 3 बच गई, 72, 80, 96। एक बार टोटल काउंट कर लो कि हमने सही लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनको काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनकी मीन और मीडियन निकालनी है, तो सबसे पहले मीडियन पता कर लेते हैं, क्योंकि मीडियन थोड़ा इजी है निकालना। अब ये 10 टर्म है, जब सम संख्या में टर्म होती है तो क्या करते हैं, उनका आधा करेंगे 5, यानी 5वीं और 6ठी टर्म उनका एवरेज निकालेंगे इसमें। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं एरी, 6ठी एरी, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे आप। 58 + 62, एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग दे दिया, 2 इधर दे दोगे तो 60 60 हो जाएगी, तो एवरेज भी आ जाएगा 60, तो मीडियन ये हो गई 60। ठीक है, अब आपको मोड निकालना है, माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे आप, माध्य निकालने के लिए सबको ऐड करेंगे, पहले तो सबको आपको ऐड करना है, सबको ऐड करने के बाद क्या करना है, कितनी संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या का भाग देना है, तो सबसे पहले इनको ऐड करो। देखो ऐड करने का तरीका ये होना चाहिए कि ये 8 और 2 तो ऐड हो ही गए, अपने आप में 10 बन गए और 40 40 अलग थे, तो ये कितना हो गया 40 80 और 10 90, 90 में 50 ऐड किया तो 140, 140 में देखो 52 और 58 ये दोनों कितने हैं, अगर 2 इसको दे दोगे तो 110 हो जाएगा, और यहाँ तक कितना आया था 90 50 140, 140 को 110 ऐड कर दो तो ये हो गया 250, यहाँ तक आपके 250 हो गए। अब यहाँ सबके ऊपर कुछ दे रखा है, तो आप सिर्फ पहले अंदर अंदर वाली को कर लो, जैसे ये 60 60 72 80, यहाँ 70 ऐड कर लो या 90 ऐड कर लो, जो बाकी ऊपर है उसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। 6 12 7 19, 19 8 27 और 9 36, यानी ये 360 हो गया। इसमें 2 4 6 और 6 6 12 ऐड कर लो, ये हो गया 372।
और 250 यहाँ तक आपके आ गया था 250। टोटल कितना हो गया 2 7 5 12 2 1 3 2 5 और 1 6। ये मोड निकालने के लिए टोटल फ्रैक्शन कितने हैं 10, 10 का भाग देंगे क्या आ जाएगा 62.2। ये आ गया इनका मोड, ये आ गया इनका माध्य। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माध्य और माध्यिका का योगफल ज्ञात करना है, तो 60 प्लस 62.2 को ऐड करना है। 60 60 120 122.2 हो जाएगा, 122.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का पेपर। आपने देखा कि हमने जो भी क्वेश्चन किए एग्जाम अप्रोच शॉर्ट टाइम से कम समय लेने के लिए कोशिश की है। तो आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमें इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे विद शॉर्ट ट्रिक और एग्जाम अप्रोच के साथ। और आपको कैसा लगा ये सेशन? अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और देखते रहिए VIPM एकेडमी पे हम जो नए नए वीडियोज़ डालते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन डालते हैं। सिर्फ मैथ्स की नहीं, हम कंप्लीट SSC की प्रिपरेशन के लिए हम डेली इन्फॉर्मेशन डालते हैं, डेली वीडियो डालते हैं। आप उनको देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और VIPM के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो VIPM का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।